हम्म, कल्पना कीजिए कि ओलंपिक की 100 मीटर स्प्रिंट का फाइनल होने वाला है। ट्रैक पर दो एथलीट खड़े हैं। ओलंपिक फाइनल मतलब दुनिया का सबसे बड़ा दबाव। बिल्कुल। और दोनों ने अपने जीवन के पिछले 10 साल सिर्फ इस एक दिन के लिए दिए हैं। दोनों का खान पान बिल्कुल एक जैसा रहा है और ट्रेनिंग के दौरान दोनों की टाइमिंग में माइक्रो सेकंड्स का भी अंतर नहीं है। तो मतलब शारीरिक रूप से वो दोनों बिल्कुल एक ही लेवल पर है। एकदम एक लेवल पर। लेकिन जैसे ही रेस शुरू होती है 10 सेकंड के भीतर ही एक एथलीट वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देता है और दूसरा अचानक दबाव में बिखर जाता है। उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है। हाँ, एग्जैक्टली। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि जब शरीर एक जैसे थे तो उन 10 सेकंड्स में हार और जीत का फैसला असल में कहाँ हुआ? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। अक्सर दुनिया यही मानती है कि जो जीतता है उसके पास कोई खास टैलेंट या जन्मजात प्रतिभा होती है। हाँ, लोगों को लगता है कि वो पैदाइशी चैंपियन है। सही कहा। लेकिन आज हम जिस किताब पर बात कर रहे हैं, जिम एफ्रेमो की द चैंपियंस माइंड, वो इस पूरी धारणा को ही पलट देती है। बिल्कुल। और आज के हमारे इस डीप डाइव का मकसद भी यही है। हम जिम एफ्रेमो के काम का गहरा विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि टॉप परफॉर्मर्स कैसे सोचते हैं। क्योंकि उनके अनुसार जीतने वाले और बार बार हारने वाले के बीच का अंतर टैलेंट का नहीं बल्कि माइंडसेट का होता है। और माइंडसेट कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो इंसान को जन्म से मिलती है। बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का मानसिक ढांचा है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे फोकस और अनुशासन के जरिए इंस्टॉल किया जाता है। तो चलिए इस मानसिक सॉफ्टवेयर के सबसे बुनियादी कोड से ही शुरुआत करते हैं। किताब में जो सबसे पहली बात उभर कर आती है वो है खुद पर विश्वास, या कहें तो सेल्फ बिलीफ। एक चैंपियन की यात्रा यहीं से शुरू होती है। बिना नींव के तो इमारत नहीं बन सकती ना। सही बात है। अक्सर किसी बड़ी चुनौती को देखकर एक आम सोच होती है कि शायद ये मुझसे नहीं हो पाएगा। जबकि एक चैंपियन की जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो हमेशा मैं कर सकता हूं वाली होती है। किताब में इसका एक बड़ा दिलचस्प नियम है कि हासिल करने से पहले विश्वास करो। बिलीव बिफोर यू अचीव। हाँ, बिल्कुल। पर एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात थोड़ी अजीब लग रही है। अच्छा, क्या अजीब लग रहा है? मतलब अगर किसी इंसान को तैरना भी नहीं आता और वो ये विश्वास कर ले कि वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला सकता है, तो क्या ये एक तरह का झूठा भ्रम नहीं है? हाँ, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब ये अति आत्मविश्वास और असली विश्वास के बीच की जो बारीक रेखा है वो कैसे तय होती है? देखिए, अक्सर लोग यहीं पर मात खा जाते हैं। हासिल करने से पहले विश्वास करो का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी कमियों को नजरअंदाज कर दें या बिना मेहनत किए बस हवाई किले बनाने लगें। एग्जैक्टली। मनोवैज्ञानिक ढांचे में झूठा भ्रम या कहें डिल्यूजन तब होता है जब कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं बिना कुछ सीखे ही सब कुछ कर सकता हूँ। समझ रहा हूँ। इसके विपरीत एक चैंपियन का जो सेल्फ बिलीफ होता है वो उसकी क्षमता में होता है। उसे इस बात पर विश्वास होता है कि वो नई चीजें सीख सकता है और वो दर्द सह सकता है। मतलब विश्वास इस बात पर नहीं है कि मैं आज हूँ परफेक्ट हूँ, बल्कि विश्वास इस बात पर है कि मैं परफेक्ट होने की प्रोसेस से गुजरने की ताकत रखता हूँ। एकदम सही। और यही विश्वास वो ईंधन है जो इंसान को तब भी टिके रहने की ताकत देता है जब बाहरी दुनिया कह रही हो कि ये नामुमकिन है। जब कोई व्यक्ति लगातार फेल हो रहा होता है तो ये उसका आंतरिक विश्वास ही है जो से अगली सुबह फिर से ट्रेनिंग ग्राउंड या अपनी डेस्क पर वापस लाता है। बिल्कुल। ये अति आत्मविश्वास नहीं है, ये अपनी मेहनत पर एक अडिग भरोसा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इंजन में ये विश्वास नाम का ईंधन डल गया। अब गाड़ी आगे बढ़ेगी। हाँ, अगला कदम तो काम करना ही है। लेकिन जब कोई मैदान में उतरता है तो उसका ध्यान कहाँ होना चाहिए? किताब में यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसे हम लक्ष्य का विरोधाभास या पैराडॉक्स ऑफ द गोल कह सकते हैं। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। हम हमेशा सुनते आए हैं कि अपनी नजरों को बस अपने लक्ष्य पर गड़ाए रखो। हाँ, बचपन से यही सिखाया जाता है, अर्जुन की तरह सिर्फ चिड़िया की आंख देखो। बिल्कुल। लेकिन जिम एफ्रेम कहते हैं कि जीतने वाले कभी भी सीधे रिजल्ट पर फोकस नहीं करते, वे पूरी तरह से प्रोसेस पर ध्यान देते हैं। मुझे जीतना है ये सोचने के बजाय उनका ध्यान मुझे अपना बेस्ट देना है पर होता है। हाँ, और इसके पीछे की न्यूरोलॉजी और मनोविज्ञान बहुत ही गहरा है। मैं बताती हूँ कैसे। हाँ, प्लीज समझाइए। जब इंसान रिजल्ट पर फोकस करता है ना, जैसे कि मुझे ये मैच हर हाल में जीतना है या मुझे ये डील क्रैक करनी ही है, तो उसका दिमाग असल में भविष्य में जी रहा होता है। और भविष्य तो किसी के कंट्रोल में नहीं होता। एग्जैक्टली। रिजल्ट एक ऐसी चीज है जिस पर इंसान का 100% नियंत्रण कभी नहीं होता।
और देखिए, जब कंट्रोल नहीं होता ना, तो दिमाग में एक अनिश्चितता आ जाती है। और अनिश्चितता सीधे चिंता या एंग्जाइटी को जन्म देती है। सही कहा। लेकिन इसके उलट जब कोई प्रोसेस पर फोकस करता है, जैसे मुझे आज अपनी तकनीक सही रखनी है, तो वो पूरी तरह से वर्तमान क्षण में आ जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो। हाँ, क्रिकेट का उदाहरण बहुत सटीक बैठता है यहाँ। अगर बल्लेबाज का ध्यान सामने से आ रही 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद पर होने के बजाय सिर्फ बाउंड्री के पार लगे स्कोर बोर्ड पर हो, तो यकीनन वो क्लीन बोल्ड हो जाएगा। है ना? और अगर दिमाग ये सोच रहा है कि मुझे इस गेंद पर छक्का मारना ही है ताकि टीम जीत जाए, तो दिमाग का वो हिस्सा जो शरीर को शॉट खेलने का निर्देश देता है, वो भविष्य के ख्यालों में उलझ जाएगा। बिल्कुल, उसकी मानसिक ऊर्जा पूरी तरह बढ़ जाती है। उसका दिमाग एक ही समय में भविष्य की संभावनाओं और वर्तमान के एक्शन को प्रोसेस नहीं कर सकता। मतलब ट्रॉफी को आप जितनी ज्यादा घूरेंगे, मैदान पर आपके ठोकर खाने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। बहुत ही शानदार रूपक है ये। प्रोसेस पर ध्यान लगाने से इंसान को ये महसूस होता है कि मेरे हाथ में सिर्फ मेरी मेहनत और तकनीक है और मैं उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ। और ये कंट्रोल की भावना ही दिमाग को शांत करती है। हाँ, और जब दिमाग शांत होता है तो शरीर अपनी मसल मेमोरी का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल कर पाता है। ये प्रोसेस पर फोकस करना लॉजिकल तो बहुत लगता है, लेकिन चलिए थोड़ी वास्तविकता की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। नेट प्रैक्टिस के दौरान वर्तमान में रहना और प्रोसेस पर ध्यान देना बहुत आसान है, लेकिन दांव हमेशा छोटे तो नहीं होते ना। जाहिर सी बात है। जब कोई ओलंपिक के फाइनल में हो या किसी कंपनी के बोर्ड रूम में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेजेंटेशन दे रहा हो, तब इंसान का शरीर स्वाभाविक रूप से कांपने लगता है, हथेलियों में पसीना आ जाता है, धड़कन एकदम तेज हो जाती हैं। हाँ, तो ऐसे माहौल में प्रोसेस पर टिके रहना कैसे मुमकिन है? यहीं पर एक चैंपियन और आम इंसान का सबसे बड़ा अंतर सामने आता है, और वो है दबाव या प्रेशर को देखने का नजरिया। अच्छा। देखिए, जब दांव बहुत ऊंचे होते हैं तो हर इंसान का शरीर एक ही तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया देता है। दिमाग का एमिगडाला सक्रिय होता है। मतलब शरीर में वो कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होने लगते हैं। बिल्कुल, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और सांसें फूलने लगती हैं। तो आप कह रही हैं कि शारीरिक स्तर पर कोई फर्क नहीं है। एक चैंपियन का शरीर भी उसी तरह घबराता है जैसे किसी आम इंसान का। एकदम, शरीर की केमिस्ट्री बिल्कुल एक ही है। लेकिन खेल तब बदलता है जब इंसान का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे दिमाग का सोचने समझने वाला हिस्सा है, वो इस शारीरिक बदलाव को एक नाम या लेबल देता है। एक लेबल देता है? मतलब एक आम इंसान इन तेज धड़कनों और पसीने को डर और खतरे का नाम देता है। उसका दिमाग कहता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और इसके कारण शरीर उस फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। हाँ, जो आपके प्रदर्शन को पूरी तरह खराब कर देता है। लेकिन एक चैंपियन इन्हीं शारीरिक बदलावों को रोमांच, चुनौती और अवसर का नाम देता है। अरे वाह! इसे मनोविज्ञान में कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहा जाता है। ये सच में दिमाग को हिला देने वाला तथ्य है। तो आप ये कह रहे हैं कि डर और उत्साह का जो रासायनिक कॉकटेल है, वो लगभग एक ही है। बिल्कुल एक ही है। ये सिर्फ वो लेबल है जो हम उस पर चिपकाते हैं, जो ये तय करता है कि हम दबाव में टूटेंगे या रिकॉर्ड तोड़ेंगे। एग्जैक्टली। चैंपियन का दिमाग समझता है कि ये तेज धड़कन किसी खतरे की घंटी नहीं है, बल्कि शरीर खुद को एक बहुत बड़े काम के लिए तैयार कर रहा है। ये एक एक्स्ट्रा ऊर्जा है। जब आप इसे एक चुनौती के रूप में देखते हैं, तो शरीर उसी एड्रेनालिन का इस्तेमाल फोकस को पैना करने और रिएक्शन टाइम को तेज करने के लिए करता है। हाँ, ये उसी ऊर्जा का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल है। इस होल लेवल को तो रिफ्रेम नहीं कर सकता। नहीं, रातों रात तो बिल्कुल नहीं होता। इसके लिए चैंपियन यकीनन अपने दिमाग की किसी खास तरह से प्रोग्रामिंग करते होंगे। किताब में आंतरिक संवाद या पॉजिटिव सेल्फ टॉक की बात की गई है। हाँ, ये प्रोग्रामिंग का सबसे अहम हिस्सा है। लेकिन अगर मैं सच कहूं तो क्या ये पॉजिटिव थिंकिंग वाले क्लीशे जैसा नहीं लगता? मतलब शीशे के सामने खड़े होकर खुद से कहना कि मैं महान हूं, क्या ये वाकई काम करता है? ये एक बहुत ही आम भ्रांति है। यहाँ सेल्फ टॉक का मतलब सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए फील गुड बातें करना नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये असल में हमारे दिमाग की वायरिंग को बदलने की एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी। देखिए, इंसान दिन भर अपने दिमाग में खुद से बातें करता है। जब सामने कोई बहुत बड़ी मुश्किल आती है तो एक सामान्य डिफॉल्ट प्रतिक्रिया होती है कि ये बहुत मुश्किल है, ये मुझसे नहीं होगा। हाँ, हम सभी कभी न कभी ऐसा सोचते हैं। और जैसे ही ये वाक्य दिमाग में गूंजता है, दिमाग समाधान खोजना बंद कर देता है, क्योंकि उसे निर्देश मिल चुका है कि काम नामुमकिन है। अच्छा, मतलब हमारे शब्द
हमारे दिमाग के लिए कोड या कमांड की तरह काम करते हैं। जब कोई कहता है मैं नहीं कर सकता, तो पूरा सिस्टम शट डाउन हो जाता है। एकदम सही। लेकिन चैंपियन इस कोड को ही बदल देते हैं। वो कहते हैं कि मैं कोशिश कर सकता हूँ या मैं इसका कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। यार ये बात तो बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। बिल्कुल, इन छोटे छोटे वाक्यों से दिमाग के दरवाजे खुले रहते हैं और वो विकल्पों की तलाश जारी रखता है। आप अपने ही दिमाग का सॉफ्टवेयर खुद लिख रहे होते हैं। और जिम फ्रमरेमो इस मानसिक प्रोग्रामिंग डे को बहुत ही शक्तिशाली टूल की बात करते हैं, जो है विजुअलाइजेशन। हाँ, विजुअलाइजेशन तो इस सेल्फ टॉक को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। किताब इसे सच में गेम चेंजर मानती है। ये बताया गया है कि चैंपियंस मैदान में उतरने से पहले ही जीत की पूरी कल्पना कर चुके होते हैं। बिल्कुल। ये मुझे बिल्कुल विमान चालकों के फ्लाइट सिमुलेटर की तरह लगता है। अरे वाह, ये बहुत ही शानदार रूपक है। बिल्कुल वैसा ही है ना? मतलब एक पायलट को सीधे असली बोइंग विमान उड़ाने के लिए नहीं दे दिया जाता। पहले वो जमीन पर एक सुरक्षित कमरे में सिमुलेटर के अंदर बैठता है। हाँ, और वहाँ वो हजारों बार उड़ान भरने का और तूफानों के बीच से निकलने का अभ्यास करता है। और आपातकालीन लैंडिंग का भी। तो क्या विजुअलाइजेशन भी हमारे दिमाग के लिए एक मानसिक सिमुलेटर की तरह है? ये एनालॉजी साइंटिफिक नजरिए से पूरी तरह सटीक है। जब हम किसी काम को करने की बहुत गहराई से और पूरी स्पष्टता के साथ कल्पना करते हैं ना, हाँ। तो हमारे दिमाग में ठीक वही न्यूरल पाथवे सक्रिय होते हैं जो असल में उस काम को करते समय होते हैं। सच में? हाँ, दिमाग के मोटर कॉर्टेक्स को ये समझ ही नहीं आता कि घटना असली है या केवल एक कल्पना। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब अगर कोई एथलीट आंखें बंद करके ये विजुअलाइज कर रहा है कि वो दौड़ रहा है, तो उसका शरीर भले ही स्थिर हो, लेकिन उसके दिमाग में वही हिस्से सक्रिय हो रहे हैं जो सच में दौड़ते वक्त होते हैं। बिल्कुल। जब एक चैंपियन बार बार किसी मुश्किल स्थिति का सामना करने और उसमें सफल होने की कल्पना करता है, तो वो असल में अपने नर्वस सिस्टम का मेंटल रिहर्सल कर रहा होता है। मेंटल रिहर्सल। और जब वो असल मैदान में उस परिस्थिति का सामना करता है, तो उसके शरीर को कोई झटका नहीं लगता। उसका दिमाग कहता है कि हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं, हमें पता है कि क्या करना है। यही कारण है कि बाहरी शोर और बहुत ज्यादा दबाव होने के बावजूद वे घबराते नहीं हैं। एग्जैक्टली। लेकिन देखिए, ये सब ओलंपिक एथलीट्स के संदर्भ में बहुत ही शानदार लगता है। हाँ। चलिए इसे थोड़ी जमीनी हकीकत से जोड़ते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जो लोग ओलंपिक नहीं जा रहे हैं, जो सुबह उठकर ऑफिस जाते हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं, या जो छात्र अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैंपियन माइंडसेट का क्या करें? द चैंपियंस माइंड का सबसे खूबसूरत पहलू यही है कि इसके सिद्धांत किसी ट्रैक या फील्ड तक सीमित नहीं है। मतलब ये रोजमर्रा की जिंदगी में भी फिट बैठते हैं? बिल्कुल। मान लीजिए कि कोई बहुत अहम कॉर्पोरेट मीटिंग होने वाली है। ये उस इंसान के लिए उसका अपना ओलंपिक फाइनल है। हाँ, दांव तो वहां भी ऊंचे होते हैं। अगर वो सिर्फ इस बात पर फोकस करेगा कि मुझे ये प्रमोशन चाहिए या मुझे ये डील हर हाल में चाहिए, तो वो लक्ष्य के विरोधाभास में फंस जाएगा और घबराहट में गलतियां करेगा। लेकिन अगर वही इंसान अपनी प्रेजेंटेशन, अपने डेटा और अपनी तैयारी यानी अपनी प्रोसेस पर ध्यान लगाए, तो वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाएगा। ठीक इसी तरह एक छात्र का उदाहरण लेते हैं। परीक्षा से पहले धड़कनें तेज होना एकदम स्वाभाविक है। हाँ, एग्जाम फीवर तो सबको होता है। लेकिन अगर वो छात्र उस शारीरिक प्रतिक्रिया को डर की तरह देखने के बजाय अपनी साल भर की मेहनत को कागज पर उतारने की एक चुनौती के रूप में देखे, मतलब वही कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग करें। हाँ, तो वो परीक्षा हॉल में अपनी यादाश्त और अपने फोकस का कहीं बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा। इसका मतलब है कि चुनौती कोई भी हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना हो, किसी इंटरव्यू में बैठना हो, या कोई नया स्टार्टअप शुरू करना हो, शांत और केंद्रित दिमाग ही सबसे बड़ा हथियार होता है। इससे बड़ा कोई हथियार नहीं है। अगर हम इस पूरे डीप डाइव के धागों को एक साथ पिरोएं, तो ये एक बहुत ही स्पष्ट क्रम बनाता है। सबसे पहले खुद की क्षमता पर यह विश्वास करना कि हम सीख सकते हैं, और उसके बाद भविष्य के परिणामों की चिंता छोड़कर आज की और अभी की प्रोसेस पर अपना 100% ध्यान लगाना। बिल्कुल। और जब रास्ते में मुश्किलें आएं और दबाव महसूस हो, तो उस दबाव को डर के बजाय एक रोमांचक चुनौती के रूप में रिफ्रेम करना। और इन सब के साथ साथ अपने आंतरिक संवाद को सकारात्मक रखना और विजुअलाइजेशन के जरिए बार बार जीत का अभ्यास करना। ये वो सारे पिलर्स हैं जो इंसान के मानसिक सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते हैं। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष किताब की एक ही लाइन में छिपा है, और वो है चैंपियंस पैदा नहीं होते, चैंपियंस बनते हैं। हाँ,
ये कोई जादुई शक्ति या जेनेटिक वरदान नहीं है जो सिर्फ कुछ ही लकी लोगों को मिला हो। ये एक मांसपेशी की तरह है। जिस तरह जिम में जाकर कोई भी इंसान अपनी शारीरिक मांसपेशियां मजबूत कर सकता है, उसी तरह सही अभ्यास से कोई भी इस चैंपियन माइंडसेट को डेवलप कर सकता है। जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है, तो हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि अपने दिमाग के मास्टर बन जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये बात वाकई किसी भी इंसान के भीतर एक नई ऊर्जा भरने के लिए काफी है ना? आज के इस गहरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प विचार मेरे जहन में आ रहा है। अच्छा, बताइए क्या है वो? ये सीधे तौर पर इस किताब में ऐसे नहीं लिखा है, लेकिन आज की हमारी इसी चर्चा से उपजता है। हाँ, प्लीज शेयर कीजिए। हमने बात की कि विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है और कैसे हमारा दिमाग इस बात में फर्क नहीं कर पाता कि हम जो कल्पना कर रहे हैं वो असली है या नकली। एग्जैक्टली। अब जरा सोचिए, जब हम घंटों बैठकर अपनी चिंताओं के बारे में सोचते हैं, अपने डर में डूबते हैं, नकारात्मक चीजों पर ध्यान लगाते हैं। हाँ, और बार बार ये सोचते हैं कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, या क्या होगा अगर सब कुछ गलत हो गया, तो क्या हम अनजाने में ही अपने हारने का मेंटल रिहर्सल नहीं कर रहे होते हैं? अरे बाप रे, ये तो बहुत ही गहरी बात है। एक तरह से हम अपनी चिंता को भी विजुअलाइज ही कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या हमारी चिंता और घबराहट भी एक तरह का नेगेटिव विजुअलाइजेशन नहीं है, जो लगातार हमारे खिलाफ काम कर रहा है? और अगर हमारा दिमाग कल्पना को सच मानता है, तो हम खुद ही अपने हारने के न्यूरल पाथवे को मजबूत कर रहे हैं। यही तो। ये एक ऐसा विचार है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम दिन भर अपने दिमाग के सिमुलेटर में कौन सी फिल्म चला रहे हैं, अपनी जीत की या अपनी हार की। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना है।